तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी का महत्वपूर्ण क्लास, जहां से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके स्कोर में अधिक से अधिक मदद करेगी। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल करा है कि शिक्षण का उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना, दूसरा विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, और तीसरा विद्यार्थियों को बतलाना कि पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है? अगला सवाल करा है कि शिक्षण की प्रक्रिया के त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत आता है छात्र आता है, दूसरा शिक्षक, तीसरा पाठ्यक्रम और चौथा ये सभी। तो इसका हो जाएगा ये सभी आते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है? अगला सवाल करा है कि शिक्षण विधियों में तथा को महत्व दिया जाता है। पहला कि कार्य और प्रस्तुतिकरण को, दूसरा रणनीति और प्रयोग को, तीसरा है उद्देश्य और महत्व को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा पहला, कार्य और प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अध्यापक को विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षण की परंपरागत तकनीक अपनाना चाहिए, दूसरा है कि शिक्षण के लिए केवल एक विधि का प्रयोग को अपनाना चाहिए, तीसरा है कि शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा शिक्षण के विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? ज्ञान आता है, दूसरा कौशल, तीसरा अनुभव, चौथा अभिवृत्ति। तो इसका हो जाएगा बी, ए और बी, दूसरा हो जाएगा बी और सी, चौथा हो जाएगा ए और डी, और पांचवा हो जाएगा ये सभी। तो इसका हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षा की किंटर गार्डन पद्धति का प्रतिपादन किया। देखिए 2011 में आया वो क्वेश्चन पत्र। पहला है टीपी नन ने, दूसरा है स्पेंसर ने, तीसरा है फोबेल ने, चौथा है मंटेसरी ने। तो इसका हो जाएगा फोबेल ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ये देखिए 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह उन्हें उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, दूसरा है कि यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तीसरा है कि यह समय बिताने में सहायक होगा, चौथा कि सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो इसका हो जाएगा चौथा हो जाएगा यह सहयोग और संतुलन को का विकास करेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला है विषय वस्तु में प्रवीणता, दूसरा बैठने की उचित व्यवस्था, तीसरा शिक्षण अधिगम संस्थान की उपलब्धता, चौथा है विषय वस्तु या अनुभवों की प्रकृति। तो इसका हो जाएगा विषय वस्तु की प्रवीणता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि बच्चों के सीखने और सुनने के अधिगम में योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग होता है? पहला है कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, दूसरा है कि एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, तीसरा है कि निरंतर गृह कार्य देते रहना, और चौथा है कि सीखने वाले व्यक्तिगत कार्य करना। तो इसका हो जाएगा शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा के अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? पहला है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ावा देना, या दूसरा अध्यापक द्वारा बच्चों को स्वायत्तता को बढ़ावा देना एवं सहायता देना, तीसरा है कि समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, चौथा है कि दिनों की संख्या को बढ़ा देना। तो इसका हो जाएगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की
स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि देखिए 45 कालावधि की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक शैली है? चा- चाक्षुष या संग्रहण, तीसरा है कि तथ्यात्मक, या चौथा है स्पर्श संबंधी। तो इसका हो जाएगा चाक्षुष। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? पहला अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, दूसरा सहपाठियों से प्रतियोगिता, तीसरा है कि अर्थपूर्ण संबंध, चौथा है माता पिता की ओर से दबाव देना। तो इसका हो जाएगा अर्थपूर्ण संबंध हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को रिक्त स्थान को उचित दिशा में प्रभावित करना तथा उसके को उचित शिक्षा को प्रभावित करना होता है। पहला है कि व्यक्ति और ज्ञान को, दूसरा है व्यवहार और अधिगम को, तीसरा है कि व्यक्तित्व और परीक्षा फल को, चौथा है कि व्यवहार और विद्यालय को। तो इसका हो जाएगा व्यवहार और अधिगम को प्रभावित करना होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है? देखिए 2018 के यूपी टेट में आया क्वेश्चन पत्र है यह कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। दूसरा है कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तीसरा है अधिगम प्राणी की अभिव्यक्ति है। चौथा है कि अधिगम एक लक्ष्य मुखी प्रक्रिया है। तो इसका हो जाएगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि परीक्षण के माध्यम से विकास होता है। सामान्य कौशल, दूसरा है विशिष्ट कौशल, तीसरा है समान तथा विशिष्ट का मिला जुला रूप, और चौथा होता है किसी भी प्रकार के कौशल का नहीं। तो इसका हो जाएगा विशिष्ट कौशल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षण शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है बालक को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना, दूसरा है बालक को पढ़ाना, तीसरा है बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना, तीसरा है कि बालक को केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो इसका हो जाएगा बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि अध्ययन अधिगम की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। वे होते हैं केवल केवल दृश्य सहायक सामग्री, केवल श्रव्य सहायक सामग्री, तीसरा है कि केवल दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री, और चौथा है कि सब दृश्य श्रव्य एवं दृश्य सब सहायक सामग्री। तो इसका हो जाएगा चौथा हो जाएगा दृश्य श्रव्य एवं दृश्य श्रव्य। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। दूसरा है कि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं। शिक्षक परीक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। चौथा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षार्थियों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो इसका हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चों की विकास दर भिन्न होते हैं, वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि संसार का कोई कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता और कुशलता में एक समान नहीं हो सकता। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? पहला सक्रिय सहयोग लेने का सिद्धांत, दूसरा छात्र केंद्रितता का सिद्धांत, तीसरा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अध्यापन में शैक्षिक तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ शैक्षिक तकनीकों की विशेषता होती हैं। यह वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होते हैं, यह मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होते हैं। तीसरा होता है यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, और चौथा होता है उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी को प्रभावित करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है? एकल कौशल प्रशिक्षण पे,
दूसरा है कि डिजिटल परीक्षण पे, तीसरा है बहुकौशल परीक्षण पे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा एकल कौशल परीक्षण पे जोर देता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना है, चलना है, फुदकना है या दौड़ना है? तो इसका हो जाएगा लिखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री में किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? देखिए 2011 के यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन पत्र है। तो देखिए क्या है, श्रव्य साधन और दूसरा है कि दृश्य साधन और तीसरा है कि दृश्य श्रव्य साधन या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दृश्य साधन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ये देखिए 2011 के यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। श्यामपट्ट पर लिखना, दूसरा है कि प्रश्नों को हल करना, तीसरा है प्रश्न पूछना, चौथा है कि उपयुक्त में से सभी। तो यह सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षण शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। पाठ्यक्रम का, दूसरा है उद्देश्य का, तीसरा है प्रारूप का, चौथा है अधिनियमों का। तो इसका हो जाएगा उद्देश्यों का अंतर होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि और शिक्षण विधि सामूहिक वाद विवाद तथा शिक्षण विधियों में किस किस अंग का भाग है? शिक्षक एवं नियंत्रित अनुदेशन, दूसरा है सामूहिक नियंत्रण अनुवेशन, तीसरा छात्र नियंत्रण अनुवेशन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाए छात्र शिक्षक एवं छात्र नियंत्रित अनुदेशन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद छात्र से मिलने की सलाह दिया जाए। दूसरा कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और चौथा स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका हो जाएगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कैलर योजना अभिक्रमित अनुदेशन तथा खेल विधि तथा शिक्षण विधि के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? पहला शिक्षक नियंत्रित अनुवेशन, दूसरा छात्र नियंत्रित अनुवेशन, तीसरा है कि छात्र समूह नियंत्रित अनुवेशन, चौथा है कि शिक्षक एवं छात्र नियंत्रित सेशन। तो इसका हो जाएगा कि छात्र नियंत्रित अनुवेशन होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक निम्नलिखित में से कौन है? फोबेल है, मंटेसरी है, यंग है या वाइगोस्की है? तो इसका हो जाएगा, इसका होगा फोबेल होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि किंडरगार्टन प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है? खेलों के माध्यम से, कक्षा अध्ययन के माध्यम से, दूसरा निजी ट्यूशन के माध्यम से, चौथा है कि स्वयं करके सीखने पे बल दिया जाता है। तो यह हो जाएगा खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि प्रोजेक्ट परियोजना विधि प्रतिपादन किसने किया था? क्रिकपैट्रिक ने, जेम्स मिल ने, डाल्टन ने, एडरसन ने किया था। तो इसका हो जाएगा क्रिकपैट्रिक ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सी डाल्टन शिक्षा विधि विशेषता है? शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होना चाहिए, दूसरा स्वयं करके अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल, तीसरा है कि एक निश्चित समय में निश्चित कार्य पे बल और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों किस आयु में सीखते हैं, शिक्षा की कौन सी विधि है इस पे विचारधारा का पोषण करती है। पेस्टोलॉजी विधि होता है, दूसरा डाल्टन विधि होता है, तीसरा मंटेसरी विधि होता है, चौथा किंडरगार्टन विधि होता है। तो इसका हो जाएगा पेस्टोलॉजी विधि होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पेडागॉजी विधि किससे संबंधित है? जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी से या मार्टिन हेनरी पेस्टोलॉजी से, दूसरा है वाइगोस्की से, चौथा है जीन
पियाजे से, तो इसका हो जाएगा जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दृश्य श्रव्य सामग्री कौन नहीं होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। पहला है कि जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करे, दूसरा है सुंदर और आकर्षक, तीसरा है कि बालकों को विचलित करने वाले, चौथा है कि बालकों को रुचि को बढ़ावा देना। तो इसका हो जाएगा बालकों को विचलित करने वाले। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि दृश्य सामग्री बालकों को सीखने की एक वैज्ञानिक विधि है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का अंग नहीं है? जैसे नमूना हो गया, दूसरा हो गया चित्र हो गया, तीसरा हो गया रेखा चित्र और चौथा हो गया रेडियो। तो इसका रेडियो नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैजिक लैंटर्न एक है। पहला एक कहानी का नाम है, दूसरा एक जादूगर द्वारा लिखित एक पुस्तक है, तीसरा एक पुस्तक प्रदर्शक यंत्र है और चौथा है एक रेखा चित्र है। तो इसका हो जाएगा एक रेखा चित्र है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए। बुलेट ट्रेन बोर्ड, दूसरा है चार्ट बोर्ड, तीसरा है ब्लैक बोर्ड, चौथा है रेखा चित्र। तो इसका हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि एपिडोस्कोप उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, तीसरा है कि किसी वस्तु को नकल उतारने के लिए, चौथा किसी वस्तु को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका हो जाएगा किसी वस्तु को अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि बालक के संदर्भ में वास्तविक पदार्थ का अर्थ होना चाहिए। वैसी वस्तु जिन्हें बालक केवल देखकर अनुभव प्राप्त कर सके, और दूसरा है कि वैसी वस्तु जिन्हें बालक स्पर्श कर अनुभव प्राप्त कर सकता है। तीसरा है कि वैसी वस्तु जिन्हें देखकर छूकर अनुभव प्राप्त कर सकता है। चौथा है कि बालक वास्तविक पदार्थ एक कल्पना है। तो इसका हो जाएगा वस्तु छू और स्पर्श करके अनुभव ले सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। 2011 का क्वेश्चन पत्र है। देखिए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होना, दूसरा शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा है कि शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और चौथा की कक्षा में पूर्ण निरसता। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है। देखिए 2011 में आया हुआ प्रश्न है। संपट का प्रयोग करना, दूसरा है चर्चा करना, तीसरा है कहानी सुनाना, और चौथा है प्रश्न पूछना। तो इसका हो जाएगा प्रश्न पूछना हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण सामग्री से बच्चों को श्रव्य शक्ति का विकास होता है। कंप्यूटर से, चार्ट से, रेडियो से, टेलीविजन से। तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर से होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? श्रव्य हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा रेडियो हो जाएगा। इसका रेडियो हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि बालकों में निरीक्षण संकल्पना के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। भ्रमण करता है, दूसरा चार्ट, तीसरा नमूना होता है, चौथा कंप्यूटर। तो इसका हो जाएगा भ्रमण करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।